अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.3। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 और हमें ए डॉट बी दिया हुआ है और हमसे दोनों के बीच का एंगल पूछा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी हमारा होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम, और यही एंगल बिटवीन हमें निकालना है, या थीटा निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर ए डॉट बी दिया हुआ है हमारे पास √6 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। डैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2। फिर यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, थीटा हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 डैट इज I/4। दिस विल बी द आंसर। नंबर 2 में हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और दोनों के बीच का एंगल मांगा गया है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर है हमारा 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी हमारा हो जाएगा 1 × 3 प्लस माइनस 2 × -2 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √14। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5/7। तो हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे आई कैप माइनस जे कैप का प्रोजेक्शन आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में पूछा गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्शन मतलब अगर हम इसको ए वेक्टर मान लें और इसको बी वेक्टर मान लें तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा है हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन। कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा, हम सिम्प्लीफाई करने से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी पहले निकालते हैं। तो ए डॉट बी हमारा हो जाएगा 1 × 1 प्लस माइनस 1 × 1 डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में पूछा गया है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारा ए वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डैट इज 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 3 प्लस 56 डिवाइडेड बाय √114 इज इक्वल टू 60/√114। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स हमारे यूनिट वेक्टर हैं। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर होने के लिए तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं हम। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/7 √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/7 √3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये भी हो जाएगा हमारा 1। और इसी तरह सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/7 √6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये भी हो जाएगा हमारा 1। और फिर इसके दूसरे पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि ये प्रूव करने के लिए तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर होना है तो ए डॉट बी को 0 होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं ए डॉट बी क्या है। तो ए डॉट बी हम पहले निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/49 2 × 3 प्लस 3 × -6 प्लस 6 × 2। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि ये हो चुका है 0। इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालेंगे
तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/49 3 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3, ये भी हो जाएगा हमारा 0। इसी तरीके से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/49 6 इंटू 2 1/49 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 6, ये भी हो गया हमारा 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं जिसके हेल्प से हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, तो हमारे इज इक्वल टू 8। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि एक दोनों सेम ही वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और जैसे कि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है हमारा इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा हमारा इसको सिंप्लीफाई करने से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, फिर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फिर हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जगह ये डाल लेंगे 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 63 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया हमारा √8/63 इज इक्वल टू 2/3 √2/7। फिर हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16/3 √2/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 7 में हमें ये इवैल्यूएट करने के लिए बोला जा रहा है, तो कर दिया जाए 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 7b वेक्टर। जैसे कि हमने लास्ट ही क्वेश्चन में देखा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दिया हुआ है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर ये दिया हुआ है कि उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, और ये भी दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ। तो इन तीनों को यूज करके हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो इसी में हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिए इंटू कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2, तो हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 1, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू 1,
क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और यही है हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि ए वेक्टर हमारा एक यूनिट वेक्टर है, डेट इज उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और हमें एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12 प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर डेट इज 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा √13। दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होने के लिए उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 होना पड़ता है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू डालते हैं और फिर हम इवेल्यूएट कर लेते हैं लैम्डा को। तो हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डेट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट सी वेक्टर डेट इज 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट पहले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 8। दिस विल बी द आंसर। 7 में ये प्रूव करना है किसी भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के लिए हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड टाइम्स ए वेक्टर के। तो कोई भी दो मैट्रिक्स परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो देखते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है या नहीं है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए वेक्टर। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और ये हम देख सकते हैं कि 0 है, हेंस ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये दो चीज़ दिए हुए हैं और बी वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे से पहले हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा जो ए वेक्टर है वो एक 0 वेक्टर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा 0 ही होगा क्योंकि हमारा ए वेक्टर ही का मैग्नीट्यूड 0 है। तो यहाँ से हम बी वेक्टर के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम ए वेक्टर हमारा 0 है, तो 0 से कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही होगा वो। तो कुछ कह नहीं सकते हम बी वेक्टर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है कि हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स है जिनके बीच में एक कंडीशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं खुद इसी के साथ। तो हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये 0 ही होगा क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपने ही में 0 है।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे कि जानते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो डाल लेते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द आंसर। नंबर 14 में हमें दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। और हमें इन दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है विथ एग्जांपल्स। तो पहले के लिए हम देख लेते हैं। पहले के लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं ऐसा कुछ कि हमारा ए वेक्टर नॉन जीरो है, जैसे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर मान लेते हैं कि हमारा जीरो वेक्टर है, दैट इज 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। और फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। ये देख सकते हैं कि हम 0 है, मतलब हम कोई भी नॉन जीरो वेक्टर से एक जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हम जस्टिफाई कर दिया। और फिर दूसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई 0 हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर भी 0 नहीं है और बी वेक्टर भी 0 नहीं है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि हम ए वेक्टर को मान लेते हैं अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर को हम कुछ मान लेते हैं कि अपना हो जाएगा ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2। ये हमारा 0 है। तो हम देख सकते हैं कि ए डॉट बी हमारा 0 आ रहा है, जबकि हमारा ना ए वेक्टर 0 है ना बी वेक्टर 0 है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हम जस्टिफाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमसे एंगल एबीसी मांगा है। एंगल एबीसी हमारा हो जाएगा बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल। तो पहले हम बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं और बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बी ए वेक्टर हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है हमारा माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये है हमारा बी ए वेक्टर। और इसी तरह हम बी सी वेक्टर निकालेंगे तो बी सी वेक्टर हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है हमारा जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज माइनस आई कैप। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हमें बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो उसको अगर थीटा मान लें तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट
2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन पहले हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √17 और ये हो जाएगा हमारा √6। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 10/√102। तो हमारा थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10/√102। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 16 में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ये तीनों कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने के लिए कंडीशन ये है कि इन तीनों पॉइंट से जो जो लाइन बनेंगे, 3 लाइंस जो हमारे बनेंगे, वो कोई भी 2 लाइन का लेंथ तीसरे लाइन के लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो फिर इन तीनों लाइन का पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले हम वेक्टर्स निकालते हैं तीनों, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजिशन वेक्टर्स, that is 2i cap plus 6j cap plus 3k cap minus I cap plus 2j cap plus 7k cap। ये हो जाएगा हमारे इक्वल I cap plus 4j cap minus 4k cap। फिर BC वेक्टर हो जाएगा हमारा 3i cap plus 10j cap minus k cap माइनस पॉइंट B का पोजिशन वेक्टर डेट इज 2i cap plus 6j cap plus 3k cap। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसी तरह से ये वेक्टर हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। अब हम तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √33। फिर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √33। और फिर हमारा सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√33। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कंडीशन आ गया 2 सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। 17 में हमें ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होंगे। तो अगर किसी राइट एंगल के साइड्स होंगे तो इसे हाइपोटेन्यूस थ्योरम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, ये है हमारा सी वेक्टर। अगर ये तीनों किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं तो इसे हाइपोटेन्यूस थ्योरम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तीनों वेक्टर्स के स्क्वायर्स निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड के। तो ये हो जाएंगे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 35। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 41। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये तीनों किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से हैं। नंबर 18 में कहा जा रहा है कि ए वेक्टर एक कोई नॉन जीरो वेक्टर है और लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर है, और हमसे कहा जा रहा है कि लैम्डा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी कि लैम्डा टाइम्स ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन।